अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ओडीआई सीरीज में जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हैरान कर दिया था, T20 सीरीज में वापस अपनी जगह पर आ गई और T20 सीरीज के पहले दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अब नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है, 2-0 की। अब आखिरी मैच रह गए। आज के मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जिस तरीके का आगाज ऑस्ट्रेलिया ने किया था, अपनी तारीख की फास्टेस्ट 50 स्कोर की ऑस्ट्रेलिया ने आज 3.1 ओवर्स में, और उसके बाद अगले 10 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 50 रन और मजीद ऐड किए, यानी 13.2 ओवर्स में उन्होंने जो है वो अपने 100 रन मुकम्मल किए। तो कहाँ उनके 3 ओवर में 50 रन और कहाँ आप अगले 10 ओवर में उनके 50 रन बने थे। उसके बाद पाकिस्तान ने विकेटें भी ले ली थी, लेकिन पैचेस के अंदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अपनी टीम को स्कोर को आगे लेके चलते चले गए और फिर हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग हमने देखी। हारिस रऊफ ने पूरी, अगर मैं बात करूं, इस सीरीज में लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया और हारिस को जितना एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में खेलने का है उन्होंने उसका भरपूर मुजाहरा किया। आज अब्बास आफरीदी ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन कुछ लोगों पर अभी भी सवालिया निशान है। नसीम शाह की अगर मैं बात करूं, पूरी आप T20 सीरीज उठा के देखें और इस ओडीआई, पहले ओडीआई सीरीज और T20 सीरीज, नसीम शाह वो नसीम शाह नहीं लग रहे उनसे। तो अब्बास आफरीदी ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। क्या हमारे लिए जरूरी है कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ हर मैच में खेलेंगे? आप अगर नए खिलाड़ियों को आपने भेजा है तो आमिर जमाल तो वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलियन टूर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। उनकी सूरत में आपकी बैटिंग भी नीचे से मजबूत हो रही है, लेकिन आपने चांस नहीं दिया। जहादात खान आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन था, यंग प्लेयर हैं, वो भी अच्छे लेफ्ट आर्म सीमर भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला। इसके बावजूद के नसीम शाह पहले ओडीआई सीरीज में भी स्ट्रगल कर रहे थे और अब T20 सीरीज में भी हमने सूरत हाल देखी कि वो अपने पहले 2 ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो विकेट लेके देंगे, वो 16-16, 17-17 रन देते हुए दिखाई दिए। तो ये हमारा एक लूज पहलू दिखाई दिया। अगर हम जहां पे और चेंजेस कर रहे हैं तो वहां पर ये चेंजेस करने में क्या कोई बुराई थी? कोई चेंज किया जा सकता था? आपके पास बड़ा क्रूशल मैच था, क्योंकि आपको याद होगा जो हम बारिश से मुतासरा पहला T20 मैच हारे थे, उसमें भी हमारे जो बॉलर्स हैं, स्टार्ट ही शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की वजह से ऐसा मिला था ऑस्ट्रेलिया को कि वो 93 रन स्कोर करने में कामयाब हो गए थे। फिर हम 29 रन से वो मैच हार गए थे। आज 13 रन से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी बैटिंग है इस फॉर्मेट के लिहाज से। एक मरतबा फिर बाबर आजम और रिजवान ओपनिंग करने के लिए है। बाबर आजम थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, लेकिन रिजवान 16 रन 26 गेंदों पर। रिजवान साहब, इस तरह तो रन नहीं बनेंगे। एक बाउंड्री पहले 10 ओवर में, ये कौन सी दुनिया की टीम क्रिकेट खेलती है? ये क्रिकेट तो दुनिया की कोई टीम भी नहीं खेलती। अगर आप सबसे छोटे फॉर्मेट की बात करें तो यहां पर कोई हैरान ही होगा सुनने के बाद कि जी रिजवान साहब ने एक चौका मारा था, उसके अलावा कोई चौका ही नहीं लगा पूरी 10 ओवर्स के अंदर। तो हमें अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। और यहां पर सिलेक्शन कमेटी के हमें कसूरवार जरूर लगी। देखिए, पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज 2 लोगों की वजह से जीती थी। एक आपका ओपनिंग पेयर था और दूसरी आपकी फास्ट बॉलिंग, जिसने हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने आउट करके दिए थे। वो ओपनिंग प्लेयर आपके पास है ही नहीं। चले, अब्दुल्ला शफीक को आराम दिया था। हम ये बात कह रहे थे कि अगर आप सईम अयूब को रोक लेते तो आप उसको रिवॉर्ड देते, एक यंगस्टर को रिवॉर्ड देते कि तुमने चूंकि अच्छा परफॉर्म किया इसलिए हमने आपको T20 सीरीज में रोक लिया। आपके पास जो स्लॉट ओपनिंग की है, वहां पे अगर मैं कहूं साहबजादा फरहान से ये उम्मीद रखूं कि वो 200 रन की बारी लेंगे, तो नहीं ले सकते। साहबजादा फरहान को आप पाकिस्तान में तो खिलाते नहीं है, यहाँ पे आप सईम अयूब को खिलाते हैं, और जहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने खिलाने की जरूरत है वहां साहबजादा फरहान को खिला दिया। तो आप अपने प्लेयर्स के साथ ना तो इंसाफ कर रहे होते हैं। भाई, आप एक एशियाई कंडीशन में सारी जिंदगी साहबजादा फरहान ने क्रिकेट खेली है, आप पाकिस्तान में उनको ज्यादा मौका देते, 3 मैचों की सीरीज देके चेक कर लेते। यहाँ पे आप नहीं देते, यहाँ पे आपकी मनपसंद लोग ही खेल रहे होते हैं। वहां पर आपने जो है वो साहबजादा फरहान को मैदान में उतार दिया। खैर, साहबजादा फरहान साहब, आपको भी जहां मौका मिल रहा है वहां परफॉर्म करना पड़ेगा। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। इसमें अगर हम तो चले आपके लिए बात कर लेंगे ये वाली, लेकिन आप शायद कोई भी जवाब इस सिलसिले में पेश ना कर सके। लेकिन उस्मान खान और इरफान खान ने, जो उनके दरमियान 62 रन की शराकत हुई थी तकरीबन 6 ओवर्स में, उसने पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। लेकिन वेरी वेल बोल्ड जो उनके
स्पेंसर जॉनसन ने जो जिस तरह बात की, वो कमाल की बॉलिंग की उन्होंने आज। 5 for 26 से उन्होंने ऊपर से टॉप ऑर्डर को आउट किया, 2 के बाद दीगरे रिजवान को आउट किया, देन आगा सलमान को आउट किया 2 गेंदों पे, और फिर उसके बाद उस्मान की भी की विकेट हासिल की। तो आज के हीरो तो वही थे कि जिन्होंने इस मैच में फतह दिला दी। दूसरी जानिब अगर मैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लेता हूं तो आज ट्रॉफी के टूर की लॉन्चिंग हो गई। आज इस्लामाबाद से टूर का आगाज हुआ, उसके बाद मरी जाएगी, टेक्सला ट्रॉफी ने जाना है, देन कराची भी आना है ट्रॉफी ने। सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शेड्यूल बनाया था उसमें मुजफ्फराबाद को शामिल किया था। मुजफ्फराबाद कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एतराज़ किया था, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुजफ्फराबाद का ऑप्शन चेंज करना पड़ा। हालांकि अगर हमने मुजफ्फराबाद रखा था तो वहां तो नरेंद्र मोदी साहब पूरे कश्मीर पे कब्जा करके बैठ गए। उन्होंने तो जो यलगार की थी कश्मीर पे जाने के बाद, जो उन्होंने कश्मीरियों के साथ सलूक किया था, हम तो एक ट्रॉफी को लेके जा रहे थे, लेकिन वो एक ऐसा डिस्प्यूट इलाका करार दिया जाता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और फिर इंडियन हुकूमत, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनकी टीम नहीं जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिखा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पिछले 3 दिन से जवाब नहीं दिया कि जो भारत ने आपको तहरीरी तौर पे लिखा है वो हमें भी भेजें ताकि हम उस जवाब को देख सकें। लेकिन आईसीसी ने हमें लिफ्ट ही नहीं कराई है। 3 दिन से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा हुआ है और अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं मिला है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उसके बाद मजीद सूरत हाल बिगड़ती चली जाएगी। ब्रॉडकास्टर्स की बात कर लूं, स्पॉन्सर्स की बात कर लूं, वो सब इस वक्त तशवीश में मुब्तला हैं क्योंकि 100 दिन से भी कम रह गए। अब तक शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस नहीं हो सका है। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने किस ग्राउंड में जाके ब्रांडिंग करनी है, पैसे तो वो दे के बैठ गए। दूसरी जानिब खुद आईसीसी परेशानी का शिकार होगी। वैसे आईसीसी, नजम सेठी साहब ने जो बात कही वो सही कह रहे हैं कि आईसीसी अब जो है वो बीसीसीआई ही है, और ये जो मामला है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये पाकिस्तान और इंडिया की हुकूमतों को हल करना है। ये मामला कोई आईसीसी हल नहीं करेगी। अभी दिसंबर की 1 तारीख को तो जय शाह आईसीसी के सरबराह बन जाएंगे, तो उसके बाद तो पहले भी वो करार दी जाती थी बीसीसीआई आईसीसी, अब आईसीसी बीसीसीआई, ये एक ही नाम हो जाएगा मेरे ख्याल है। अब वहां पर भी यही लिख जाएगा बीसीसीआई, आईसीसी की जगह बीआईसीसी हो जाएगा मेरे ख्याल है। कुछ इस तरीके की सूरत हाल होने जा रही है। तो फैसला जब नरेंद्र मोदी साहब हमारे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की तकरीब में शिरकत के लिए आ सकते हैं अचानक, तो बात करनी चाहिए। ये हुकूमत उन्हीं की है, बात करें कि भाई मामले को हल करें। क्यों इस तरीके की सूरत हाल है समझ में नहीं आता। ये मामला कब और किस करवट बैठेगा। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक सच्चे इंसान, अपनी टांगों पे, अपने हाथों पे, अपनी एबिलिटी पे क्रिकेट खेली, 600 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की, जितनी इन्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, जितनी इन्हें खेल की समझ है ये बोर्ड के सेटअप में भी होने चाहिए थे और इनकी क्रिकेट की तादाद भी बड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इतने सच्चे हैं कि उसके बाद कोई इनको करीब नहीं आने देता। ये एक अलग बात है, लेकिन ये अपना सच बोलना नहीं छोड़ते। आप इनका यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब्दुल रऊफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच रऊफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी, शुएब हबीब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैटर साजिद खान भाई, हमारे 1 2 3 जबरदस्त किस्म के एनालिस्ट। शुएब भाई आपसे आगाज करूंगा मैं। सबसे पहले मैं रिजवान के बारे में बात कहता हूं, आपको तकलीफ होती है। आज मेरा सवाल आपसे यही है कि या मैं रिजवान या रमीज राजा की बात करता हूं, आप उनका दिफा करने की भले कोशिश किसी ना किसी तरह करते हैं। अब ये रिजवान ने जो क्या जस्टिफाई करेंगे आज रिजवान की इस बैटिंग को आप, और फिर रिजवान का और बाबर का टॉप ऑर्डर पे जाना इस ऐसे वक्त में जब साहबजादा फरहान की जो पोजीशन है ओपनिंग, अगर आप खिला ही रहे हैं इस मुश्किल कंडीशन में तो उसके नंबर पे खिलाएं, ना कि वो पहला आउट होने के बाद प्रेशर में आए। वो बगैर प्रेशर के जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, और जितने रन थे बाबर 3 नंबर पे ज्यादा बेहतर नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। ये आपकी सोच है कि मैं उनको दिफा करता हूँ या उनको वो करता हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं हमेशा रियलिटी पे बात करना करता हूँ। आज देखता हूँ आपकी रियलिटी। जी बताइए। चलें, ये जो आपका सवाल है इसका भी जवाब दूंगा। मैं पहले मैच पे आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं पहले मैच पे आ जाता हूँ। देखिए पहला मैच ठीक है, बारिश की वजह से 7 ओवर का हुआ था,
चले, कोई बात नहीं। अब वहाँ कप्तान ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी, टॉस जीत के जो उनको बैटिंग दी, वो बैटिंग नहीं देनी चाहिए थी। और उस ग्राउंड का, उस पिच का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि 80% वहाँ पहले बैटिंग जीतती है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है, जिस हिसाब से हमने वनडे खेला, हमारी क्या है, बॉलिंग स्ट्रांग थी, हमारी बैटिंग तो कभी स्ट्रांग ही नहीं हुई है। हम अगर T20 में अगर हम वर्ल्ड कप में जाएं तो आप ये देखें कि हम अगेंस्ट इंडिया 120 चेस नहीं कर सके थे, 120 चेस नहीं कर सके थे। तो किस हिसाब से इन्होंने बैटिंग दी? ठीक है, ये पहले बैटिंग करते, अगर कम से कम रन्स पे भी आउट है तो हमारी बॉलिंग ऐसी थी, और जिस हिसाब से ये हमारे बॉलर्स गेन कर रहे थे वो आउट कर सकते थे। सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी कप्तान ने। अब आ जाते आज के मैच पे। देखिए, आज के मैच में आप ये देखें कि आपने पहले 2 ओवर में 48 रन दिए, 2 ओवर में 48 रन देने के बाद आपने कमबैक करा, कमबैक करने के बाद बॉलर तो हमारे अच्छी गेंद कर गए, लेकिन मैं इतनी अच्छी नहीं करी जितनी ये शाहीन को और उसको करनी चाहिए थी, क्योंकि इस ग्राउंड पे 160 150 160 का स्कोर आता है। तो इसका मतलब क्या, ये बॉलर्स के फेवर में। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान ने फील्डिंग करी है, तौबा 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 करना चाहिए। आपने इतना कमबैक करने के बाद आपने 5 कैचेस छोड़े, आपने फील्डिंग सही नहीं करी। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आप 147 रन नहीं कर सके, मतलब रना बॉल आपको चाहिए, 7 का एवरेज चाहिए। तो कहाँ है पाकिस्तान की पावर हिटिंग, क्या है, क्या प्लानिंग है? और मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम को तो नेक्स्ट T20 के मैच में खिलाना भी नहीं चाहिए, और उनको खुद ही थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए। और रहा सवाल ये कि जो T20 क्रिकेट से थैंक यू कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बाबर को T20 से थैंक यू कर देना चाहिए, और रिजवान को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से नहीं है। अब इस रिजवान को थैंक यू नहीं करना चाहिए, बाबर को थैंक यू करना चाहिए, रिजवान को सोचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, जो मैं कह रहा हूं। क्या बोला है आपने? मैंने नहीं बोला, मैं अभी कैसे कह दूं उसको थैंक यू? आप यानी कि दोनों के दोनों एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके तो लिए एक का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है, दूसरे एक के लिए सोच लो, एक निकल जाओ। भाई क्या बात मेरी जो नकल उतार दो ना, आप तो यही कह रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा, अभी पाकिस्तान टीम ने उसको कप्तान बना के भेजा है। ये सीरीज होने के मायने ये होंगे कि वो भले खराब खेले वो रहे, ये बोर्ड जवाब देगा। कप्तान के मायने भले वो बुरा खेले और खेलता रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, छोड़े। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस सीरीज के बाद उसको भी सोचना चाहिए, ऐसे नहीं बाबर को अभी से खुदाफिज कह देना चाहिए। बाबर को तो बिल्कुल नहीं। रऊफ भाई जी, प्लीज बताइएगा, ये जो आज की आपकी परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पर हम जिस बैटिंग की बात करते हैं कि टॉप ऑर्डर हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट को कहीं से भी मैच नहीं कर रहा। फखर जमान जब होते थे तो भी आपके बाबर आजम और रिजवानी ओपनर होते थे, वो 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे होते थे। क्या सिलेक्शन कमेटी, मेरा आपसे 2 सवाल हैं, क्या सिलेक्शन कमेटी साइम अयूब इन फॉर्म दिखाई दिया था? आप इतना खर्चा कर चुके, वो इतना T20 में नाकाम हो चुके थे, अगर बैट पे गेंद आ रही थी तो आप एक रिवॉर्ड एक यंगस्टर को दे सकते थे कि जब फखर भी नहीं है आपके पास कि भाई चूंकि आप अच्छा खेलें, आप रुके वहां पर, पहले मैच में नहीं खिलाते, दूसरे मैच में मौका दे देते, लेकिन आप सईम अयूब को रोक सकते थे। और दूसरा, फखर ने ऐसा कर क्या दिया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नसीम भाई, इसमें 2-3 इशू आ जाते हैं। नंबर 1 तो ये है कि जी रऊफ भाई। अच्छा, इस पे आपको आवाज आ रही है? जी रऊफ भाई, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। अच्छा, इसमें 2-4 इशू आ जाते हैं पाकिस्तान के। एक तो जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, उनको नहीं पता कि हमने क्या लेना है, और जो उनके डिसीजन होते हैं वो भी कोई इतने पायदार नहीं है, ना कोई बिलियन बेस पे होते हैं, और ना ही उनमें कोई इतनी कंसिस्टेंसी होती है। उनको देखिएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, उनको खुद अपना नहीं पता होता, हर 2-3 महीने बाद सिलेक्शन कमेटी बदल जाती है। जो सिलेक्टर्स आते हैं उनको सिस्टम का नहीं पता होता, ग्रास रूट का नहीं पता होता, डेवलपमेंट प्लानिंग का नहीं पता होता। मसलन के जो लोग ये लाते हैं उनकी जड़ें यहाँ पे स्ट्रांग होती नहीं है, तो उस तरह फिर आपको ये डिफरेंट किस्म के आपको फैसले नजर आते हैं। अभी भी इन्होंने देखे 4-5 टीमें अनाउंस की हैं, बेशुमार लड़के उसमें अनाउंस कर दिए हैं, मगर इनको पता ही नहीं है कि किस फॉर्मेट में किस लड़के को खिलाना है, किस लड़के को किस फॉर्मेट में नहीं खिलाना है, किसको किस में डाला हुआ है, किसी को किसी और फॉर्मेट में डाला हुआ है। तो आपके व्हाइट बॉल के 2 प्लेयर थे, फखर जमान और ये साइम अयूब। अब मुझे बताया चले, फखर जमान का तो जो भी इशू हुआ होगा उसको नहीं करना चाहिए था, उसे जो स्टेटमेंट दिया बोर्ड ने उस पर पाबंदी लगा दी और उसको सेट कर दिया। मगर साइम अयूब को आपने किस बेस पे, आप देखें कि इनकी आप विजन और अकल का अंदाजा लगा दें कि साइम अयूब को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया स्क्वाड से, और बाबर आजम उस स्क्वाड में खेल रहा है।
तो अब आप प्लानिंग कैसे करेंगे, लॉन्ग डेवलपमेंट कैसे करेंगे? फिर जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, बाकी जो बोर्ड्स हैं वो डेवलपमेंट प्रोसेस में लगे रहते हैं। राइट आफ्टर जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद सब बोर्ड्स ने नई लड़के, इवन के 11 जो लड़के हैं उनको T20 में उन्होंने टेस्ट एंड ट्राई किया, और फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम जैसे ही आगे T20 वर्ल्ड कप आएगा उनकी एक नई टीम तैयार हो जाएगी। अभी आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है कि जो कि प्रेमियर ट्रेविस हेड है, उसके बाद आपका मिचेल मार्श है, आप जो कमिंस है, उसके बाद स्टार्क और हैजलवुड, वो 5-6 बंदे सिस्टम से आउट है, वो नहीं खिला रहे, उनको रेस्ट दिया है। जो भी रिप्लेसमेंट प्लान है एक नई टीम उतारी है और इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा ये आगे, मगर जब T20 वर्ल्ड कप आगे आएगा 2026 का, तो उसके लिए उनके पास बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी होगी और बेस्ट एक स्क्वाड तैयार हो चुका होगा। हम अभी तक वो डंक पॉलिसी होती है जो टाइम पास पॉलिसी, उस पर चल रहे हैं। बाबर आजम को T20 खिला रहे हैं, रिजवान को T20 खिला रहे हैं। और इवन मैं आपको एक बताता हूँ कि एक लड़का जो हसीबुल्ला खान है, उसको आप देखेंगे इनका जो माइंडसेट क्या है कि हसीबुल्ला खान को आपकी PSL हुई है, उसमें आपकी हसीबुल्ला खान, आपका अब्दुल्ला शफीक, आपका साइफुल्लाह फरहान, मोहम्मद आरिस और 2 और लड़के यंगस्टर जो इसके आमिर जमाल और दूसरे, ये 6-7 लड़के, इनको 1-1 2-2 मैचेस खिलाए, 5-5 मैचेस इनको आपने अपनी डोमेस्टिक लीग में बाहर बिठा के रखा। फिर इनके नंबर आपने चेंज कर दिए, इनकी पोजीशन, ये इनमें से मोस्टली ओपनर्स हैं, इनको नंबर 6 और नंबर 7 पे इनको बैटिंग करवाई गई। तो ये आपका डेवलपमेंट का प्लान है। उसके बाद आपका अभी चैंपियन कप हुआ है, चैंपियंस कप ने आपके इनके दिमाग का अंदाजा लगाने के रिजवान को और हसीबुल्ला खान जो विकेट कीपर है, उन दोनों को एक ही टीम में रख दिया। रिजवान सारे मैच खेल गया, हसीबुल्ला खान की बारी नहीं आई। एक ऐसे यंगस्टर की जो आपके डेवलपमेंट प्लान में, आपके फ्यूचर प्लान में शामिल है, आपने उसको पाकिस्तान टीम के साथ रखना, उसको एडजस्ट कराना, उसको डेवलप करने का ये तरीका है कि आप उसको डोमेस्टिक इवेंट नहीं खिला रहे, वहां से आप उठाते हैं सीधा उसको पाकिस्तान टीम में लाके डालते हैं, वो ओपनर है, वहां पर उसको नंबर 6 पे आप बैटिंग पे भेज देते हैं। इस तरह तो ये तो डिजास्टर है। इस तरह इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने भी टॉप क्लास प्लेयर्स आएंगे आप उनको जाया कर देंगे। फिर आपके आ जाते हैं बॉलर्स की तरफ। ये जो आपके पास, मैंने बताया क्या मजबूरी है, आप उसको नसीम शाह को आप खिलाते जा रहे हैं, आप उसको खिलाते जा रहे हैं, शाहीन अफरीदी को। तो आपके पास इसका मतलब है कि जो आपका डोमेस्टिक सिस्टम है वो प्रोडक्शन नहीं दे रहा, आपका कोचिंग स्टाफ जिस पे आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। अंडर 19 पाकिस्तान ए, पाकिस्तान की जूनियर डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास, किधर है आपकी डेवलपमेंट? प्लेयर्स किधर है, बॉलर्स किधर है? इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 जो टॉप बॉलर्स हैं, चारों उन्होंने ना उनको वनडे खिलाए, ना उन्होंने T20 खिलाए हैं, सारे नए लड़के खिलाए हैं। जॉनसन डेवलप होकर सामने आ रहा है, 2 बॉलर और उनके आ रहे हैं। तो हम यही लंगड़े लूले इनको खिलाते रहेंगे 2026 तक। फिर जब वो T20 वर्ल्ड कप आएगा उसमें ये बैट्समैन आपके खिलाफ होंगे, उनकी इकोनॉमी जीरो होगी और बॉलर इस काबिल नहीं होंगे कि T20 खेले। और फिर वो हाल होगा जो लास्ट वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ हुआ, पहले 2 मैचेस में आप दोनों मैच हार के बाहर होके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से डेवलपमेंट प्लान नहीं होता। आपको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे विजनरी लोगों को सामने लाके उठाना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान बनाना पड़ेगा, तब जाके आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। आकिब जावेद विजनरी नहीं है। देखिए ये जो हमारे चेयरमैन उनके लिए विजनरी हो सकते हैं, हम तो इनको पिछले 12 साल से सेटअप में देख रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा अरसे से, बल्कि 14 साल से देख रहे हैं। तो वो कभी कोचिंग में आ जाते हैं, कभी असिस्टेंट कोच, कभी बॉलिंग कोच, कभी वो हेड कोच, कभी वो अकेडमी के डायरेक्टर, कभी लॉर्ड कलंदर के साथ, कभी किधर। तो ये तो इन लोगों के लिए ये विजनरी है जो 5-6 मेंटोर लगाए हुए हैं, जिनको पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिनको सिलेक्शन कमेटी में लेके आ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी में लाते हैं उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, किसी का बेटा खेल रहा है, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, किसी का रिश्तेदार खेल रहा है, और कोई अपनी एकेडमी चला रहा है प्रोफेशनल बेसिस पे, जहाँ से वो अपनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, और वही पाकिस्तान की जूनियर टीम को और पाकिस्तान का जो सिस्टम है नीचे उसको रन करने के जिम्मेदार है। वहां से वो सिलेक्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान की जूनियर क्रिकेट में जो करप्शन की और नेपोटिज्म की बदतरीन मिसालें कायम हो रही हैं, तो उसकी मिसाल भी मिलती है। और आपकी देखें पीछे कल आप जो आपकी अंडर 19 टीम अफगानिस्तान से 100 रन से मैच हार गई है। तो मेरा ख्याल है कि टोटल एटीट्यूड ही शर्मनाक है इन लोगों का। नहीं सही बात है। हम खुश फहम में रहे होंगे, खुश फहमुल हक में रहे होंगे, हो सकता है कि इसकी वजह से मैच हार गए, लेकिन जब तक आप इंसाफ नहीं करते हैं तो ये सूरत हाल होती है। और मिसबाहुल हक के साहबजादे फहमुल हक इस वक्त
बहुत ज्यादा डिस्कशन में आए हुए हैं, क्योंकि कई उनसे अच्छे परफॉर्मर थे, वो मिसबाउल हक के बेटे होने की वजह से चले गए। अजहर अली सिलेक्टर हैं, कल अजहर मिसबा सिलेक्टर होंगे तो अजहर अली का बेटा सिलेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे तो क्रिकेट नहीं चलेगी। साजिद भाई, ये जो अभी भाई देखे ना कौन सा तरीका है भाई, आपको ये जो चेयरमैन लोग हैं या जो पाकिस्तान की क्रिकेट के भागदौड़ चलाने वाले हैं, क्या इनको पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा कि जिसका बेटा भतीजा भांजा खेल नहीं रहा, उसको लेकर आए सेटअप पे, या जो अपनी एकेडमीज नहीं चला रहे हैं, जिनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो आप साफ लोगों को लेकर आए, पढ़े लिखे लोगों को आए, करेक्टरफुल लोगों को पाकिस्तान में लेकर आए, सिस्टम में ले आए ताकि फेयर सिलेक्शन हो। ये कैसे हो सकता है कि आप जिनके अपने रिश्तेदार कह रहे हैं सारे के सारे, आपने उनको उठाते हैं, किसी को जूनियर सिलेक्टर लगा देते हैं, किसी को सीनियर सिलेक्शन कमेटी में लगा देते हैं, किसी को बोर्ड में डायरेक्टर लगा देते हैं, अजीबो गरीब तमाशा है। फिर एंड पे आप रोते रहते हैं हमारे साथ ये ज्यादती होगी, हम ये हार गया, वो हो गया, हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, हमारा प्रोसेस ये रह गया। जब आप खुद अपने उसी शाख को काट रहे हैं जिस पर आप खुद बैठे हुए हैं, तो फिर उसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि आप गिरेंगे और आपके पास कोई चीज बजाने के लिए नहीं होगी। नहीं, आपने सही बात की। अभी मोइन खान साहब की एग्जाम्पल मैं जरूर दूंगा यहाँ पे कि 1 साल पहले जब उनसे बोला गया कि आप कोई जिम्मेदारी संभालें, उन्होंने कहा जब तक मेरा बेटा खेल रहा है जब तक मैं कोई जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, जब वो क्रिकेट से अलहदा होगा उसके बाद की बात देखी जाएगी, उस वक्त तक मैं नहीं संभालूंगा, और ना वो किसी जिम्मेदारी के ऊपर अब तक हमें दिखाई भी दिए। तो ये कैरेक्टर मेरे ख्याल है हमारे तमाम स्टार्स को शो करना चाहिए, जिनके बच्चे डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं वो एटलीस्ट थोड़ा सा पीछे हो जाए, लेकिन खिलाने का जरिया वो ही है, तो वो कैसे पीछे हट जाएंगे यहाँ पर। साजिद भाई, ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी कि साइम नहीं है, ये आकिब जावेद का विजन तो जरा देखें, यहाँ पर साइम नहीं है, बाबर हैं, रिजवान हैं, हसीबुल्लाह वो बाबर के साथ खेलते हैं। रिजवान का रोल हम उस वक्त भी देख चुके हैं लास्ट PSL में, जब उस्मान खान मुसलसल उन्होंने एज ए ओपनर सेंचुरी स्कोर की थी, फिर उन्होंने 80 किया तो उनको 4 नंबर पे लेके आ गए। मकसद है कि वो कप्तान जो टीम को जिता रहा है बंदा, उसको भी नीचे लेके आ गए थे, क्योंकि वो खतरा बने हुए थे एज ए विकेट कीपर रिजवान के लिए। तो हमारे यहाँ पर जहां ये अप्रोच के साथ हम चल रहे होंगे, भाई साइम को रोक नहीं सकते थे क्या? अगर परफॉर्म कर दिया था आपके पास फखर भी नहीं था। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, उस्ताद मोहतरम शेख भाई को, ग्रेट असद रऊफ आते हो, उसका सलाम वालेकुम रऊफ को, और यकीनी तौर पर दुनिया भर में जो ऑल आउट देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। पूरी गुफ्तगू मैंने उस्ताद मोहतरम की सुनी, अब्दुल रऊफ की सुनी, जो इफ्ती की गुफ्तगू सुनी, और यकीनी तौर पर जो आपने इंट्रो दिया, तैयारी करी, ये है गेम प्लान। गेम प्लान का मकसद ये होता है, कोई आप तैयारी करने जा रहे हैं जिसकी तैयारी आपने अपने इंट्रो में दी, आपने दो ओपनरों को भेजा, जिसमें उस्ताद मोहतरम शेख हबीब भाई और अब्दुल रऊफ ने अच्छा आगाज किया और जिसकी टीम को जरूरत थी। तो ये चीज बताना जरूरी होता है। ऑल आउट यकीनी तौर पर बाजी ले जाता है, यहाँ पर दोस्ती जीत गई, क्रिकेट धोखा हो गई। ऐसा लग रहा है मैं अमेरिका से बाहर ही नहीं निकला। अमेरिका में 2024 वर्ल्ड कप 2020 खेलने, दोस्ती गुरुबंदी डंके की चोट पे नजर आ रही है, और डंके की चोट पे ओपनर खिलाया, लेके गए 2020 में जहां बाबर डिजर्व नहीं करते थे। रिजवान ने अपने आप को कैश कराया और प्ले किया। आप साइम अयूब की बात कर रहे हैं, तो साइम अयूब होगा तो रिजवान बाबर कैसे ओपन करेगा? तो ये चीज यकीनी तौर पर बहुत बड़ी ज्यादती है। फिर तो आप साहबजादा फरहान से, साहिद भाई, साहबजादा फरहान तो जेन्युइन ओपनर है, आपको 147 रन बनाने, बाबर अपने 3 नंबर पे क्यों नहीं बैटिंग कर रहे कि अगर वो आगे फ्यूचर में खेलते हैं तो इसी नंबर पे खेलेंगे? कैसे जाएगा भाई, दोस्ती किसे कहते हैं? और 7 ओवर फरहान की आप बात कर रहे हो, 7 ओवर के मैच में इसलिए चले गया तो 7 ओवर का मैच था। अगर 2020 का मैच होता तो बाबर आपको पहले मैच में भी ओपन करते हुए नजर आता। तो इसी को तो मैं कह रहा हूं, ये माइंडसेट गलत है। और रिजवान की जो प्लानिंग थी, कप्तानी थी, वो शो हो गई है। ये क्लब लेवल की कप्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान की कप्तानी करो भाई। आप दोस्ती ना मुल्तान सुल्तान की टीम नहीं है। फिर आपकी अपनी कारकर्दगी एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट बात कर रहा हूं, क्या मिड विकेट के अलावा कोई शॉट है? मुझे बताइए, क्रिकेट में कॉपी बुक खेलने वाला कि 120 बॉल पे मुझे बताइए 5 लड़के 16 रन पे आउट जाए और सारे के सारे मिड विकेट बना दे जिनको खेलना ना है, और पावर प्ले में 30 रन बनाए, पावर प्ले में 30 रन बनाए, बैटिंग पावर प्ले में, और दूसरा वो 3 ओवर में 50 रन बनाए। फिर बैटिंग स्टाइल
एक्साइटमेंट, इतना मायूसून है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब को फौरी तौर पे 2020 की टीम में नए लड़के लेके आए, इनका काम नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट में अब 2020 में पावर हिटर एक अच्छी टीम प्लान और आगा सलमान साहब को 2020 का डेब्यू करा देते हैं, या किसकी वजह से पर्ची पे खेल रहे हैं, किसकी वजह से तो वाइस कप्तान बनाया गया है। ये आकिब जावेद जो गांधी जी को फॉलो करते हैं, क्या ये सिलेक्शन करेंगे, ये जस्टिफाई करेंगे? और बात ये हो रही है, ठीक है आपने पाकिस्तान में होम सीरीज जीती, उस पर क्रेडिट सारे स्पिनर को जाता है, उन्हें आउटस्टैंडिंग स्पिन की। फिर आप दूसरी चीज जो ओडीआई जीते, आपके फास्ट बॉलर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, फिर साइम ने और अब्दुल्ला शफी ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। वो पेयर ही नहीं क्या क्रेडिट है भाई? वो पेयर ही नहीं है अब ना, जिस पेयर ने परफॉर्म किया था। ये तो सेंसलेस लोग हैं। आप चले अब्दुल्ला को नहीं रोकते, आपके पास फखर नहीं था साजिद भाई, तो आप हम तो जिस वक्त अच्छा खेल रहे थे ओडीआई में, जब से बात कर रहे थे कि साइम को रोक लो, यहाँ फखर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे शुएब भाई कह रहे थे कि ठीक है उसको ओडीआई तक रखें, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई। शुएब भाई ने ये वाली बात कही थी, आज सब लोग कह रहे थे कि नहीं रखा तो अच्छी बात है, आज सब कह रहे हैं कि होना चाहिए था। ये देखें, एक तस्वीर वायरल हो रही है, रिजवान के बराबर में बैठे हुए वो बच्चा रो रहा है। आप ये देखें कितनी बड़ी तस्वीर वायरल है। फिर वो बच्चा जा रहा है और ट्रेवलिंग कर रहा है, एयरपोर्ट में जाते हुए नजर आ रहा है, वो आंसू पहुंचा। बात ये हो रही है, खुला खुला मैरिट का कत्ल किया गया है। क्रिकेट में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, वर्ल्ड कप की टीम तो नहीं थी ना। आपने अगर रोकना है बॉल में बैठ के, फिर बहन अच्छी कारकर्दगी उसकी नहीं थी पास में 2020 में 27-28 2020 खेला, मगर जो आपने बात की 200% बॉल और बैट के दरमियान उसका फॉर्म अच्छी लगी हुई हो, उसको कैच कराओ। अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा कोच वही होता है जो प्रेजेंट पॉइंट में हो रहा था, उसको कैच कराया जाता है। ये ना है लोग हैं। फिर आप यकीनी तौर पर बॉलिंग कोच है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, बॉलिंग कोच शौक है। अगर मैं यहाँ पर अब्बास आफरीदी को क्रेडिट ना दूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उसको स्लो वन भी करने आता है, उसको तेज करना भी आता है। तो ये ऐसे बॉलर हारिस के साथ होना चाहिए। और दूसरा, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को फौरी तौर पर रेस्ट कराए। रिजवान को 3 विकेट कीपर कैसे खेल सकते हैं मेरे भाई? आप बताइए, वो भी विकेट कीपर खेल रहा है, दो भी विकेट कीपर खेल रहे, तो भाई खेल रहा है, हसीबुल्लाह खेल रहा है। देखे ना वो अब अभी अरूफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई आपने अभी वनडे कप कराया, उस वनडे कप में जिसपे इतना आप बातें कर रहे थे, आपने इतने इनामात दिया, आपने मेंटोर लगाए 50-50 लाख रुपए के। अभी विमेंस का टूर्नामेंट हो रहा है, एक मेंटोर यहां से भी गायब है। टूर्नामेंट की टोटल इनामी रकम 33 लाख है, लेकिन एक बंदा जो 50 लाख रुपए देता है वो गायब है। तो अजीब ही क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट की चल रही है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आके जरूर ये बात करेंगे कि हसीबुल्लाह, इस मॉडर्न डे क्रिकेट की मैं बात करूं या इस टीम की मैं स्पेसिफिक बात करूं, तो हसीबुल्लाह तो इस टीम की जरूरत दिखाई देते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि रिजवान कप्तान है। और रिजवान को सोच लेना चाहिए, अभी रिजवान को हटना नहीं चाहिए ना हसीबुल्लाह को आना चाहिए। अभी पहले रिजवान को सोच लेना चाहिए, बाबर को हट जाना चाहिए। खैर ये सारी चीजें, लेकिन वेयर इज आमिर जमाल? कहां पर है आमिर जमाल? ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी बॉलिंग ने कहीं ना कहीं कुछ खास तौर पे आज अब्बास आफरीदी की, जो अभी साजिद भाई बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। अब तक कोई ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन, चाहे मैं ओडीआई सीरीज की बात करूं या T20, कोई एक 50 रन भी नहीं बना सका है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हमारी बॉलिंग ने कहीं ना कहीं बेहतर रोल प्ले किया, लेकिन जो हमारे कमजोर ऑप्शन है, जैसे नसीम शाह से बॉलिंग नहीं हो रही, तो नसीम शाह की जगह आप आमिर जमाल को खिला सकते हैं। शुएब भाई आप बहुत जारियाना अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। शुएब भाई, ये जो मैं अभी बात कर रहा था, आपको क्या लगता है, ये जो रिजवान के बारे में तो आपकी राय एक मुख्तलिफ होती है, लेकिन साइम इस वक्त मौजूए बहस बने में, आपने क्यों नहीं कहा था कि ये होना चाहिए और एक यंगस्टर को जो है वो एक रिवार्ड मिल जाए कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है, वो यंग है? ठीक है, अब देखें, जैसे दूसरे को बोलने का मौका देते हैं और बीच में डिस्टर्ब नहीं करते ना, तो प्लीज मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करना। चले जाओ, अच्छा, चले जाओ। हाँ, जब तक कैमरे के आगे बोलता रहूंगा। अच्छा बोले। देखें, मैं इस पे अभी बाद में, आप मिसबा के बेटे का क्या नाम है? फहामुल हक, आपका भतीजा है, याद तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं कि उसका गलत सिलेक्शन हुआ, मैरिट पे नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? आपने क्या बोला? 31 रन बनाए। ठीक है, ये सब गलत इंफॉर्मेशन है। उसने 2023 और 2024 की अंडर 19 में
सर मैं इस वाले सीजन के 2 मैचों की बात कर रहा हूं। नहीं, हाँ अभी 2 मैचों की बात कर रहा हूं। हाँ तो चले ना, सुन लेना, मुझे पता। आप पुराने सीजन में वो आप मुझे मिसबा से सारे स्टैट्स ले आए होंगे, अब बैठ के यहाँ बताएंगे। जी बताएं। बिल्कुल, पहले मैं फिर आपको निकालता हूँ स्टैट्स बाकियों के भी जो नहीं है। बिल्कुल, अब मुझे बोलने दीजिएगा। मुझे इससे पहले नहीं पता था, तो मैंने क्या बोला, यार मेरी नॉलेज में नहीं है, तो आपने मेरी नकल उतारी थी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ 2023 और 24 में जो अंडर 19 हुई, उसमें उसके रन्स हैं 185 रन हैं 3 मैचों में। 3 मैचों में उसके 185 रन है, 61 का एवरेज है, 1 सेंचुरी है, 124। अच्छा, फिर लाहौर से खेला था, लाहौर से वो टॉप स्कोरर था, नंबर 1 था, और पाकिस्तान की रेटिंग में नंबर 7 में था। अच्छा, फिर ये जो अभी ट्रायल मैचेस हुए, ट्रायल मैचेस में पहले मैच में उसने 56 नॉट आउट बनाए 43 बॉलों पे, जिसमें 2 छक्के मारे। दूसरे मैच में 59 बनाए, रन आउट हुआ किसमें 42 बॉल्स में, 4 छक्के मारे, 4 चौके मारे। बाकियों का भी निकाल के लाते हैं, फार्म का दिफा करने आए। अभी आप बात उसकी कर रहे हैं ना। मैं तो जो रह गए उनका भी लाते हैं कि ये रह गए, वो आप बता दें, मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। सर तो अभी आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे, मुझे पता है ना। करें आप बात करें, मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे पता, मैं निकाल रहा हूँ, आप करें। तीसरे मैच में उसने 26 रन बनाए, 5 चौके मारे। चौथे मैच में 34 रन नॉट आउट करे 31 बॉलों में, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके थे। 5वें मैच में वो 15 रन बनाए 18 बॉलों में। छठे मैच में उसने 88 रन बनाए 91 बॉल्स में, जिसमें से उसने मेरे ख्याल में 5 छक्के मारे। यार आप तो यानी आप तो बाकी और सिर्फ स्टार्स के बच्चों का लिख के लाते हैं, नहीं तो बाकी गरीब के बच्चे का लिख के नहीं लाएंगे आप। नहीं, मुझे बता तो दे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये लीजिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टैट्स। ये आप 4 साल पुराने लेके ना घूमें, मैं आपको 2024-25 का पैटर्न्स कब दिखा रहा हूँ, कौन कौन लड़का नहीं है। सुने, ये क्रिकेट बोर्ड का दिखा रहा हूँ, किसी और का नहीं दिखा रहा हूँ। सर सुने, आप तो हाथ से लिख के लाए, मैं क्रिकेट बोर्ड का दिखा रहा हूँ आपको, जो आप इतना दिफा कर रहे हैं ना। ये सुने अब आप मेरी बात, ये नहीं स्कोर शीट सर उबैद शाहिद लड़का है, 18 साल उसकी उम्र है। सुने, वो है ही नहीं जो देखे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फहामुल हक का नंबर है 6ठे नंबर पर। ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, शेख भाई ये देखिए, हाथ से लिख के लाया हूँ, ये सारी स्कोर शीटें सर, ये आपकी शीट में लिखी हुई है। अच्छा, मुझे दिखा दें स्कोर शीट में कहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे दिखा दें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला आपके हाथ में दे रहा हूँ, आप लें और मैं आपको दिखाता हूँ, और आप मुझे दिखाएं कहाँ पर है। ये लीजिए, मैं आपके नहीं देख रहा। ये जो ट्रायल मैच आपको अभी का बता रहा हूँ, उबैद शाहिद लड़का जिसने 150 रन 75 की एवरेज से स्कोर किए। उबैद शाहिद की बात ही नहीं कर रहा, वो लड़का नहीं है फहामुल हक। नहीं सर, तो अगर वो इससे अच्छे परफॉर्मर है और वो जा रहे हैं तो गलत है। नहीं तो आप गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मैंने आपको बात कही थी अपनी। ये जो अभी ट्रायल मैच हुए हैं उसकी स्कोर शीटें हैं। यार इसको क्लोज करो, यार इसको भी क्लोज, इसको भी दिखाना, पहले क्लोज करो। अब ये जरा दिखाना, ये मैं अभी पैटर्न्स कप की बात कर रहा हूँ, जरा करीब लेके आओ। लाओ इसको जरा, इसको भी करीब लाना। हाँ, ये दिखाना जरा भाई, ये फहामुल हक 6ठे नंबर पे जरा दिखा दें आप क्लोज करके कि मैंने इसको क्लोज किया हुआ। ये फहामुल हक नाम लिखा हुआ है, ये रहा फहामुल हक, ठीक है भाई। अच्छा, फहामुल हक के मैं ये अभी करंट बता रहा हूं जिसके ऊपर सिलेक्शन हुई है। ये ट्रायल मैचों की स्कोर शीट सिलेक्शन हुई है। 2 मैच 2 इनिंग 31 रन 15 एवरेज, कोई 50 नहीं, कोई 100 नहीं। और देखें जो लड़के नहीं आए अब उनका सुने आप, ये लड़का है उबैद शाहिद। तुम्हारे को तो एडवांटेज ये है, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा, मैं भी ये दिखा रहा हूँ। दिखाएं यार इनको, इधर दिखाएं, ये देखें जी, दिखाएं उबैद शाहिद लड़का। भाई टाइम खत्म हो जाएगा, नसीम भाई टाइम खत्म हो जाएगा प्लीज। नहीं, इसमें यार बात हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैं रऊफ भाई मुझे बताइएगा, आप करंट क्रिकेट में वाबस्ता है। वहाँ अंपायर आउट ही नहीं देते, आप बातें कर रहे हैं यार, अंपायर आउट ही नहीं देते, बात कर रहे हैं। ये तो आपके अपने अल्फाज है, मेरा कोई अल्फाज आप बोलते हैं यहाँ पे सपोर्ट होती है खिलाड़ियों को, जो बड़े खिलाड़ियों के बच्चे होते हैं। यार रऊफ भाई, बड़े खिलाड़ियों के साजिद भाई, एक मिनट साजिद भाई, रऊफ भाई क्या बड़े खिलाड़ियों के बच्चों को सपोर्ट नहीं? बड़े खिलाड़ियों की नहीं हो रही बात, ये हो रही है कि मिस गाइड करा जा रहा है। अच्छा, मिस गाइड नहीं, रऊफ को तो सुन ले आप लोग पूरा बुलंदा पेपर दिखाए ना जिसपे लिख के लाए आप, ये रखा हुआ आपका पेपर जिसपे सारे रिजल्ट लाए आप मिसबा के। आप इसको यार ये पेपर उठा के दिखाना इनका, ये घर से लिख के लाए मिसबा उल हक के बच्चे का। जी रऊफ भाई बताइएगा, ये स्कोर शीट पीसीबी की। रऊफ भाई बताइएगा, अभी देखते हैं। रऊफ भाई बताएं जी।
इसमें इशू ये है, इसमें इशू बेसिकली जो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं, किसी का भतीजा खेल रहा है, किसी का भांजा खेल रहा है, तो आपका क्या राइट बनता है कि आप उनको किस बेस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला उर्दू पे जगह देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जिसके जो रिश्तेदार खेलते हैं आप उनको साइड पे, क्योंकि काफी उन्होंने पैसे कमाए हुए हैं। ये कोई अंदाजा पाकिस्तान क्रिकेट के नहीं है कि इनके अलावा किसी और को क्रिकेट खेलनी नहीं आती, बात ही करनी आती, पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चला सकता। 70 साल से पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है, इन लोगों से बेहतर चल रहा है। और अगर किसी का इस तरह है, कोई इशू है, किसी की फैमिली मेंबर कोई खेल रहा है, क्लोज रिलेटिव कोई खेल रहा है, तो उसको क्रिकेट बोर्ड में नहीं आना चाहिए। कोई एकेडमी चला रहा है प्रोफेशनल बेसिस पे, उसको सिलेक्शन कमेटी में इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि फिर जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उनका कॉन्फिडेंस खराब होगा, वो सिलेक्शन में नीचे रहेंगे। जो उसकी एकेडमी के लड़के हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसी तरह अगर किसी का बच्चा खेलता है, वो पाकिस्तान के सिलेक्टरों पे इन्फ्लुएंस करता है, वो पाकिस्तान के अंपायर्स पे इन्फ्लुएंस करता है, वो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पे, क्रिकेट बोर्ड पे अगर इन्फ्लुएंस करता है, फिर आपका बेटा, भतीजा, रिश्तेदार, कोई और रिश्तेदार खेल रहा होता है, तो उससे फिर पाकिस्तान के जो नेचुरल यंग टैलेंट है उसको आगे बढ़ने में, ग्रूम होने में, डेवलप होने में, चांसेस लेने में रऊफ भाई अंपायर्स भी बड़े प्लेयर्स के बच्चों को सपोर्ट करते हैं। यार नसीम भाई, जब मैं देखे ये इनकी मुस्कुराहट देखें, पेपर पे लिख के लाए और हंसे जा रहे हैं। नहीं, ये स्कोर जी जी, अच्छा चले पेपर वो रखा हुआ यार, कैमरे से ये भी दिखा दो पेपर। ये बेकार है। अच्छा जी बताइए रऊफ भाई, एक मिनट नहीं जी, रऊफ भाई झूठ कर रहे हैं। अरे यार छोड़े ना रऊफ भाई, आप सब आप एक्सपोज हो गए, छोड़ दें। कौन मैं एक्सपोज हो गया? आपकी ये पर्चा मुझे देंगे, इसी पे वो वाला पर्चा जो आपका लिखा हुआ घर से लाए, लिखा है। नहीं इससे नहीं लिखा। अगर इससे नहीं लिखा है तो मैं जी रऊफ भाई की बात, रऊफ भाई बताए, रऊफ भाई बताए, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। रऊफ भाई बताइएगा। रऊफ जो बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि जब किसी पे रऊफ भाई बताइएगा, रऊफ भाई बताइएगा। अगर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर लगा दिया जाता है या हेड कोच या बड़े किसी भी ओहदे पे लगा दिया जाता है, मेरा बेटा खेल रहा है या भतीजा या भांजा कोई भी खेल रहा है, और आगे मैं डिसीजन करूंगा, पाकिस्तान में जो कोचिंग स्टाफ है वो मेरे हाथों से अपॉइंट होगा, रीजनल कोचेज मेरे हाथ से अपॉइंट होंगे, अंडर 19 के कोचेज मेरे हाथ से अपॉइंट होंगे, जो मैच ऑफिशियल्स होते हैं वो मैं उनको अपॉइंट करूंगा, उनको मुख्तलिफ जगहों पे मैं भेजूंगा। मैं तो एक अंपायर की बात कर रहा था उनकी डिवोशन में। तो फिर क्या मेरे बच्चे को वहां पर वो ऑब्लाइज नहीं करेंगे? डेफिनेट करेंगे। तो इसमें पाकिस्तान का जो नेचुरल टैलेंट है वो सफर कर जाता है। आप देखेंगे अभी एक मुल्तान का लड़का, इस साल में एक सिर्फ मैच हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रीजन का अंडर 19 रीजन का एक मैच करवाया, उसके बाद रीजन पोस्टपोन हुए। एक मैच हुआ मुल्तान और कोयटा के दरमियान, उसमें मुल्तान का लड़का अदील है, उसने 201 रन किए सिर्फ एक मैच की, एक इनिंग में 200 रन। ये जितनी इनकी परफॉर्मेंस है, ये तो 5-5, 6-6 मैचेस की है ना, कि 50-60 की एवरेज है जो भी है, मगर उस लड़के बच्चे ने एक मैच में 200 रन किया और उसकी जगह नहीं बनी। इसी तरह एक ये भी शोएब भाई को बताएं। नहीं जी नहीं बताएं इनको। नहीं शोएब भाई इस पे बोल रहे हैं, एक मिनट प्लीज मैं इस चीज पे बोल रहा हूँ कि आप उसकी परफॉर्मेंस गलत बता रहे हैं। उसकी परफॉर्मेंस ये है, अभी वो भी आप और भी बता देंगे। ये पीसीबी की जी अच्छा, आप बाकी उस बच्चे का नहीं लाए जिसने एक मैच में 200 किया। आप बात उसका जिक्र कर रहे हैं ना। जी भाई बताएं, अब रऊफ भाई बताएं, वो उनके जहन में नहीं था। जी जी रऊफ भाई, मैं फॉलो ही नहीं करता, ये सिर्फ अजहर अली के और मिसबा के बेटे को फॉलो करते हैं। आपकी सोच है। जी जी बताइएगा। ये पीसीबी की शीट है यार, जरा कैमरा दिखा दो। जी 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 शोएब भाई, जी रऊफ भाई आप बताइएगा। इसी तरह एक मर्दान का लड़का पेशावर रीजन से खेला, असगार या इस तरह का उसका कोई नाम है, 475 रन उसके हैं, वो भी टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ। और कई लड़के हैं जो कि अभी हाईएस्ट, बलोचिस्तान का एक लड़का है लास्ट 2023-24 की, पर उसमें 460 या 450 रन उससे किए हुए, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है। पूरे पाकिस्तान से बेशुमार आवाजें उठ रही हैं। तो इस तरीके से फिर जब आप सिलेक्शन करेंगे जूनियर लेवल पे, जब डिजर्विंग बच्चे आपके नीचे रह जाएंगे, नेचुरल टैलेंट को आप प्रमोट नहीं होने देंगे, उसको डिमोट करेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे, तो फिर ये आपका जो सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो स्पीड बॉस होता जाएगा। क्योंकि आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो अंडर 19 से आएगा, अंडर 16 से आएगा, और नेचुरल टैलेंट को आप प्रमोट करेंगे तो आपको जावेद मियांदाद, इंतजामुल हक, साइम अयूब या सईद अनवर जैसे सुपरस्टार्स मिलेंगे। जब हम अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करना शुरू कर देंगे तो फिर हमें वो नेचुरल टैलेंट हमें नहीं मिलेगा। आप मुझे एक कोई एग्जांपल दे दें कि कोई पिछले कुछ 10 या 20 साल में कोई इनका किसी बच्चे ने आगे कुछ किया हो, मगर उनको लगातार मैं आपको 20 टेस्ट क्रिकेटर्स के नाम बता सकता हूँ जिनके बच्चों को ऑब्लाइज किया गया पिछले 1-2 डिकेड्स में, मेरे सामने उनको किया गया, एक्स्ट्रा ऑब्लाइज किया गया, उनके वालिदैन क्रिकेट बोर्ड में लगे रहे हैं
उनके बच्चों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग, रीजन के प्रेसिडेंट थे, उनके बच्चों को एक एक विकेट में पाकिस्तान के अंडर-19 वर्ल्ड कप पिलाते रहे हैं लोग और इस तरीके से उनको ऑब्लाइज करते रहे, मगर उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? 0। अब देखिए अफगानिस्तान की मिसाल है कि अभी उन्होंने जो उनके पास मुजीब है, राशिद खान है और नूर अहमद उन्होंने अंडर-19 से डेवलप करके निकाला है, एक्सेप्शनल प्लेयर बन गया। अभी उन्होंने एक जंगफर लड़का अंडर-19 से डेवलप करके अफगानिस्तान की टीम में निकाला है, जिसने 6 विकेटें लेके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया T20 में। और सादिकुल्लाह इमर्जिंग जो एशिया कप हुआ उसमें अफगानिस्तान की वो फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है। तो जब आप बच्चों नेचुरल टैलेंट को मौका देंगे, डेवलप करेंगे, ग्रूम करेंगे, तो वो आपको रिजल्ट देगा। जब आप इनके बच्चों को आपको प्रमोट करना शुरू कर देंगे निचले लेवल पे, रीजनल लेवल पे, पाकिस्तान के अंडर-19, पाकिस्तान के अंडर-16 लेवल पे, मैं आपको अभी भी 15-10 टेस्ट क्रिकेटर्स ऐसे बता सकता हूँ कि जिनके बच्चे मुख्तलिफ रीजन से खेल रहे हैं और मुख्तलिफ ये पाकिस्तान की छोटी छोटी टीमों से खेल रहे हैं और उनको ओब्लाइज किया जा रहा है, जबरदस्ती ओब्लाइज किया जा रहा है और किसी ना किसी फॉर्मेट में या किसी ना किसी सेटअप में वो उनके वालिदैन को भी रखा गया हुआ है। ये पाकिस्तान के बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। ये मैं कहता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं यही बात है, मैं भी ये बात कह रहा था कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड साजिद भाई एक मैं उनका ओपिनियन लेके आपके पास आ रहा हूँ। साजिद भाई बताइएगा जी, आप भी इस पे जरा रोशनी डालें। देखिए टैलेंट की कमी नहीं है, मेरिट का खुला खुला कतल किया गया है। अगर इसका बेटा अगर खेल सकता है, भाई एक मलिक अच्छा लड़का है, अंडर-16 में भी असम नजर ट्रायल ले रहा है, हजारों लड़के कराची में ट्रायल ले रहे हैं। टैलेंट की कमी नहीं है, मेरिट का खुला खुला कतल किया जा रहा है। मलिक एस्टन अंडर-16 का लड़का कराची में है, अंचोली का बच्चा है, क्या बैट्समैन है, टैलेंटेड प्लेयर, फ्यूचर का स्टार होगा। दूसरी बात आपने की है, ये ज्यादतियां नहीं हो, ये बड़ी प्रोग्राम में इस बात पे चलेगी, इसके बेटे के लिए, साबिक कप्तान के लिए ये यकीनी तौर पर डिस्कस नहीं कर सकता। लास्ट जो उसकी प्रभाव पे डिस्कस हो रहा है वो ओडीआई पे डिस्कस हो रहा है, अभी तो अंडर-19 हुई नहीं है। जिस अंडर-19 की आप बात कर रहे थे वो अंडर-19 सारे होटलों में जाने के बाद पोस्टपोन कर दी गई। साजिद भाई पेट्रेंस कप मैंने बोला है, जो 2 मैच खेले गए मैंने अभी निकाल के कल मैं प्रॉपर दिखाऊंगा। साजिद भाई ये टॉपिक कल और डिस्कस होगा, ये हेडलाइन का टाइम हुआ, जल्दी एक और बात ले ले जी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, पाकिस्तान 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, फक्र है पाकिस्तान, तीनों फॉर्मेट कप्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। शुएब भाई थैंक यू वेरी मच, साजिद भाई थैंक यू वेरी मच एंड अब्दुल रऊफ भाई थैंक यू वेरी मच। आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन अगर बाकियों को भी लेकर आते तो अच्छा लगता। शुएब भाई अल्लाह निगहबान, अल्लाह निगहबान।